हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आज न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो। हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन में दो तरह से न्यूट्रिशन होता है, एक प्लांट्स में और एक एनिमल्स में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, इन्हें एनर्जी कैसे मिलती है, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले ये पता है हमें फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है। प्लांट्स, हम ये चीज़ स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्टिंग मतलब थर्ड फोर्थ से, कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय कंज्यूमिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वाटर। तो क्या है, हम कहते हैं कि पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। तो पॉल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, वो प्लांट्स डिफॉरेस्टेशन में प्लांट्स का कंटेंट प्लांट्स कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि फोटोसिंथेसिस एग्जैक्टली होता क्या है। एटमॉस्फेयर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ना है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन प्लांट्स का। तो उसमें सबसे पहला फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। सो इन दिस I am explaining you that plants prepare their food by consuming carbon dioxide and water from the atmosphere, carbon dioxide from the air and water from by their roots in the presence of sunlight. The third ingredient is sunlight, and fourth is chlorophyll. If there is no chlorophyll in the plant, then they will not prepare their own food. The food prepared is carbohydrate, and the food they prepare, that is in the form of carbohydrate in the form of ग्लूकोज बनाते हैं प्लांट्स, जिसको और ये जब बनता रहता है तो ये सेव हो जाते हैं स्टार्च की फॉर्म में। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस है, तो ये क्या बना? ग्लूकोज, वाटर एंड कार्बन और ऑक्सीजन। और इसीलिए प्लांट्स जितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं वो सारी एटमॉस्फेयर में जाती है और एटमॉस्फेयर को क्लीन करती है। द फूड प्रिपेयर्ड इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट्स जितना भी फूड प्रिपेयर करते हैं वो प्लांट्स में, लीव्स में, रूट में, स्टेम में स्टार्च की फॉर्म में सेव हो जाता है। और जब भी प्लांट्स को नीड होती है फूड की, तो वो उसी को ही यूज़ कर लेते हैं। ऑक्सीजन इज रिलीज इन दिस प्रोसेस। तो हमें पता है फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होती है। तो ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। अगर कभी भी एग्जाम में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछी जाती है तो हमें ये इक्वेशन देनी है, या फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ भी आता है तो इस इक्वेशन को हमें याद करके लिख के आना पड़ेगा। चार चीज़ें होती हैं फोटोसिंथेसिस में। फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज सनलाइट एंड फोर्थ इज क्लोरोफिल। अब बात करते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या है? फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन थ्री मेन स्टेप्स। देयर आर ओनली थ्री स्टेप्स। फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जब सन आता है, सपोज ये सन आया, तो प्लांट्स क्या करते हैं? इस सन एनर्जी को ट्रैप करते हैं, और ये जो लाइट एनर्जी होती है फिर इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? केमिकल एनर्जी में। पहले इसको एब्जॉर्ब करते हैं। तो सनलाइट का काम कब होगा? जब प्लांट में क्लोरोफिल होगा। तो सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज़ समझ में आ गया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये जो सन से इन्होंने लाइट एब्जॉर्ब करी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। एंड स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में टूटता है। तो ये हाइड्रोजन तो इस कार्बन डाइऑक्साइड को के साथ जुड़ जाती है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज क्या कहलाएगा? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। देखो, रिडक्शन में हमने फर्स्ट चैप्टर में है व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल की बात हम नहीं कर रहे, एडिशन तो हो रहा है ना इसमें हाइड्रोजन का, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, जिससे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का ही एक की कैटेगरी में आता है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने इसमें क्या पढ़ा कि
फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या होती है, और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन जो है वो कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है। अब आते हैं फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। हमने ये तो पढ़ा था कि क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप कर रहा है और उसको उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस होती कहाँ पर है। तो देखो, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। दीज आर द ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट के ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है प्रेजेंट इन द लीव्स। इफ़ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ, ये देखो, ये क्रॉस सेक्शन है लीफ का, यहाँ पर देखो, इफ़ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल्स कंटेनिंग ग्रीन डॉट। सेल्स में ग्रीन डॉट दिखेंगे, ये देखो, इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से ये ग्रीन डॉट दिख रहे हैं, ये सब क्या है, ये क्लोरोफिल है। ग्रीन डॉट्स, there are pigments present in the leaves. If we observe a cross section of a leaf under a microscope we can see cells containing green dots like structure called chloroplast. तो वो किस चीज़ के डॉट्स हैं, क्लोरोप्लास्ट के, which contain chlorophyll। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसका कलर ग्रीन होता है। अब देखो यहाँ पर हमने 9th में पढ़ा था प्लांट्स में 3 पिगमेंट होते हैं, जो प्लास्टिड्स होते हैं उसमें 3 पिगमेंट होते हैं, जेंथोफिल, क्लोरोफिल और एक और होता है, जेंथोफिल है, क्लोरोफिल है, हो अभी मेरे को याद नहीं आ रहा, तीसरा भी होता है। एक कलरलेस होता है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का होता है, तीसरा मल्टी कलर का होता है, मतलब वो प्लांट्स के को फ्लावर को, स्टेम को जो डिफरेंट कलर के होते हैं वो उस लिए यूज़ होता है। अब क्लोरोफिल होता कहाँ पर है, देखो, ये क्लोरोफिल तो लीव्स में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, इसको हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमने क्रॉस सेक्शन देखा। क्रॉस सेक्शन को फिर से डिटेल से बताती हूँ। देखो, ये लोअर सरफेस ऑफ लीफ है, उसमें स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे ये सेल्स होती हैं, स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, और इनमें वाटर भी भरा हुआ होता है और इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो दिस इज़ द इंटरनल एनाटॉमी ऑफ लीफ। तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्यों क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट ही सनलाइट को, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करेगा, तभी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। अब आगे आते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, सबसे पहले हमने कहा था कि क्लोरोफिल ने क्या काम करा, सनलाइट को ट्रैप कर लिया, ठीक है। अब हमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। क्लोरोफिल की बात हो गई, सनलाइट की बात हो गई। अब स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन लीव्स। देखो, ये एक लीव का बेस मतलब नीचे वाला जो, अगर किसी लीफ की बात करें तो नीचे के पोर्शन को देखें अगर, तो यहाँ पे देखो कितने सारे स्टोमेटास दिख रहे हैं, ये सब स्टोमेटा है, ये सारे क्या हैं, स्टोमेटा हैं। अब इस स्टोमेटा को मैं और डिटेल में अगर आपको दिखाऊं तो दिस इज स्टोमेटा। क्या है ये, देखो डिटेल में, यहाँ से क्या हो रहा है, जब स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है, जब ओपन होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के लीव्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर निकलती है, और जब क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर कोई भी चीज़ अंदर बाहर नहीं जाती। तो देखो, जो भी ओपन होगा उसी में से ये प्रोसेस होता है। तो ये क्या है, ये एक ओपन स्टोमेटा है, ये है ओपन स्टोमेटा। इसमें क्या है, यहाँ पे देखो, ये गार्ड सेल कहलाती है, ये दिस इज द गार्ड सेल। इसके चारों तरफ ये स्पॉन्जी सेल्स होती हैं, पैरेन्काइमेटस सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, और इनमें क्लोरोफिल होता है, एपिडर्मल सेल। और देखो यहाँ पर ये स्टोमेटा ओपन है, ये देखो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है, ये स्टोमेटा ओपन है और ये क्लोज है क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं है। अब आगे चलते हैं, स्टोमेटा की बात कर ली, एक बार इसको देखते हैं। स्टोमेटा टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। ईच स्टोमा हैज़ अ पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। तो मैंने बताया ये 2 गार्ड सेल्स होती हैं, एक ये रही, which controls opening and closing of the stomatal pore. When water enters the guard cells it swells। जैसे वाटर इसके अंदर एंटर करता है तो ये क्या होता है, स्वेल हो जाती है, और जैसे ये स्वेल होती है
तभी ये ओपन हो जाता है पोर। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल्स इट स्वेल्स, गार्ड सेल होगा, इट स्वेल्स एंड पोर ओपन्स एंड वाटर, एंड व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर इट श्रिंक्स एंड द पोर क्लोजेस। जैसे ही पानी उसमें से बाहर आ जाता है तो ये गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है और श्रिंक होते ही ये पोर क्लोज हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, स्टोमेटा की और डिटेल में देखते हैं। तो क्या है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल। तो इस पोर का ओपन और क्लोज किसकी वजह से हो रहा है, गार्ड सेल की वजह से। ये देखो, ये गार्ड सेल अभी स्वेल है तो ये ओपन हो गया, गार्ड सेल श्रिंक हो गई तो ये क्लोज हो गया। व्हेन वाटर फ्लोज इनटू देम, जैसे ही पानी गार्ड सेल के अंदर आता है तो ये स्वेल हो जाती है, पानी जिस भी चीज़ में जाएगा वो स्वेल हो जाएगी, और स्वेल होते ही ये पोर ओपन हो जाता है। और जैसे ही पानी इस सेल से बाहर निकलता है तो ये श्रिंक हो जाती है और ये और स्टोमेटा पोर बंद हो जाता है। तो वाटर की वजह से ही स्टोमेटा वर्क करते हैं, या स्टोमेटा में से गैसियस एक्सचेंज होता है। क्यों, गार्ड से वाटर जाएगा तो गार्ड सेल स्वेल होगी, गार्ड सेल स्वेल होगी तो ये पोर ओपन होगा, और ये पोर जब ओपन होगा तभी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होगा। आगे है रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए ऐसे कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जिनकी ज़रूरत होती है। तो पहला है लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी मतलब सनलाइट। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो निकल रहा है। तीसरा है वाटर, और चौथा तो क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंट है ही। तो सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चार चीज़ें होती हैं जिसकी अगर इन चारों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। अब रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस हमने अभी देखे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर थ्रू द स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस। स्टोमेटा से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाती है, लीव्स में जाती है। दिस सर्व्स एज ए सोर्स ऑफ कार्बन टू बी फिक्स, और यहीं से कार्बन फिक्स होता है। अभी ये एटमॉस्फेयर में है तो फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट में मतलब इनऑर्गेनिक है। अब वहाँ पर जाके वो फिक्स होके ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो जाता है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का कंसेप्ट आपको बाद में समझ में आएगा। अब है वाटर, वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट्स, वाटर रूट से ही एब्जॉर्ब होता है। तो जब रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो जब हम प्लांट में वाटर देते हैं तो प्लांट मिट्टी में जो मिनरल्स हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और इसके साथ वाटर के साथ मिनरल्स भी प्लांट में पहुंचते हैं। देन इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड जाइलम। तो ये हम 9th से ही पढ़ रहे हैं कि जाइलम क्या करता है, प्लांट में वाटर की डेफिशिएंसी को पूरा करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है। एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सनलाइट इज़ यूज टू स्प्लिट द वाटर मॉलिक्यूल। जो अब एनर्जी एब्जॉर्ब करी है सनलाइट ने, उससे क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है, किसमें, वाटर, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अब है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को ट्रैप करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू ट्रैप द सनलाइट फ्रॉम एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। दिस ट्रैप्ड एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट। अब जो ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। अब कौन कर रहा है इसको स्प्लिट, क्लोरोफिल कर रहा है। अब है सनलाइट, तो इट इज़ अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करता है। इंटेंसिटी, क्वालिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इन्फ्लुएंसेस द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे सनलाइट नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस होगा। तो अगर तेज सनलाइट है, क्वालिटी अच्छी है और ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए प्लांट को सनलाइट मिल रही है तो उसमें फोटोसिंथेसिस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये चार रॉ मटेरियल थी जिनसे फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे चलते हैं, इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और यहाँ पे क्या है, वो लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल, या हम यहाँ पे सनलाइट भी लिख सकते हैं। ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मूला लर्न कर लेना, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जिसको लर्न करना पड़ेगा। प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। अब ये अनबैलेंस इक्वेशन है। उसके बाद टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। अब हमने ये कहा है कि फोटोसिंथेसिस हो रही है तो लीफ में फूड की प्रिपरेशन हो रही है। वो फूड किसकी फॉर्म में बने, स्टार्च की, ग्लूकोज की फॉर्म में, और सेव किसकी फॉर्म में हो रहा है,
स्टार्च की फॉर्म में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अभी जो हमने पढ़ा कि लीव्स जो है स्टार्च को रखती है अपने अंदर, तो क्या ये सही बात है। इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक प्लांट की लीफ ली और उसको थोड़ी देर बॉइलिंग वाटर में रखा। नाउ हमने जैसे बॉइलिंग वाटर क्या करा, हमने बर्नर को ऑन कर दिया, अब ये वाटर बॉईल हो रहा है, बीकर में हमने लीफ डाली हुई है। अब क्या होगा, थोड़ी देर में लीफ नॉर्मल हो जाएगी। अब इस लीफ को हम क्या करेंगे, इस लीफ को हमने अब एक वाटर बाथ में रखा और उस वाटर बाथ में हमने इथेनॉल या अल्कोहल डाल दिया। मतलब क्या है, हमने इस लीफ को अल्कोहल में डाला और इसको बॉईल किया। अब जब हमें अल्कोहल को बॉईल करना होता है तो हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी इसको बर्नर में बॉईल कर सकते थे, बट हमने नहीं करा। क्यों नहीं करा, क्योंकि अल्कोहल आग पकड़ता है, इसी वजह से अल्कोहल को हमने वाटर बाथ में रखा। कि जब ये वाटर बाथ का मतलब क्या है, जब वाटर में इसको रख दिया तो ये वाटर अब बॉईल होने लगेगा। इस वाटर के बॉईल होने से अल्कोहल का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो अल्कोहल भी बॉईल होने लगेगा। अब इथेनॉल में अल्कोहल डाला है तो अब इस लीफ का जो भी कलर था वो सब इसमें आ गया। ठीक है, अब हमने उसको एक बारी वाटर में वॉश कर दिया और फिर हमने एक आयोडीन टेस्ट किया। अब आयोडीन सॉल्यूशन टेस्ट में क्या होता है, आयोडीन हमेशा इस ग्लूकोज के साथ या स्टार्च के साथ, ग्लूकोज नहीं स्टार्च, आयोडीन स्टार्च के साथ, स्टार्च में जब डालते हैं तो उसका कलर ब्लू हो जाता है। तो देखो जैसे हमने लीफ पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला तो लीफ कैसी हो गई, ब्लू कलर की दिख रही है ना आपको, ये डार्क ब्लू ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो ये होता है टेस्ट। तो आयोडीन का ब्लू ब्लैक कलर का होगा जबकि वो उसको स्टार्च में डाला जाएगा, तो इसका मतलब लीफ में स्टार्च होगा, तभी तो लीफ का कलर इस आयोडीन का सॉल्यूशन डालते ब्लू ब्लैक हो गया। फिर से बताती हूँ, हमने एक लीफ ली, लीफ को वाटर में रखा, बॉईल किया, उसके बाद उस लीफ को हमने अल्कोहल में डाला और अल्कोहल में डालने के बाद जब उसको वो बिल्कुल डीकलरेशन हो गया, इसमें डीकलरेशन मतलब उसका कलर हट गया, फिर हमने उसको एक नॉर्मल वाटर से वॉश किया और उसके वॉश करने के बाद अब यहाँ पर हमने उसमें आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन डालते ही इस लीफ का कलर जहाँ जहाँ स्टार्च था वहाँ उसका कलर ब्लैक हो गया। तो इसका मतलब जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसमें स्टार्च, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट होता है और आयोडीन टेस्ट से हम ये प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है, इसका मतलब लीफ में स्टार्च प्रेजेंट होता है। अब अगला टेस्ट करते हैं, टू शो दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या है इसमें, सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हम फिर से एक और एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके लिए क्या किया, इस टेस्ट के लिए क्या किया, हमने एक प्लांट लिया और वो सनलाइट में रखा था। हमने उसकी लीफ में एक जगह पर एल्युमिनियम फॉइल लगा दिया, जो हम फूड रैप करने में, पराठे रोटी वगैरह रैप करने में जो यूज़ करते हैं, हमने एक इसके इतने से पोर्शन पर एल्युमिनियम का फॉइल लगा दिया। दिख रहा होगा आपको, ये लग रहा। अब उसके बाद देखो यहाँ पर लिखा है पॉटेड प्लांट हैविंग ग्रीन लीव्स, पार्ट ऑफ लीफ कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, जिससे कि वो पार्ट लीफ का सनलाइट में एक्सपोज ना हो। पॉटेड प्लांट विद वन लीफ पार्टली कवर्ड विद एल्यूमिनियम फॉइल एंड केप्ट इन सनलाइट। अब क्या करा हमने, इसको थोड़े टाइम बाद इसे सनलाइट से हटाया और इस लीफ को प्लग करके हमने इसको वाटर में रखा, वाटर में बॉईल करा, उसके बाद अल्कोहल में डाल दिया इस लीफ को। और जैसे हमने पहले करा था वाटर बाथ में रख दिया था, पहले हमने टेस्ट ट्यूब में करके रखा था, अभी हमने बड़े बीकर में, छोटा बीकर में रख दिया और छोटे बीकर में अल्कोहल डाल दिया। अब ये वाटर बाथ में रख लिया, बॉयल हो गया, लीफ का डीकलरेशन हो गया। अब क्या हुआ, इसको एक बारी हमने वो नॉर्मल वाटर से वॉश करा और फिर से इसमें आयोडीन का टेस्ट किया। अब हमने ये सिल्वर फॉइल हमने ये एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ से हटा के ये सब प्रोसेस किए थे। अब पूरी लीफ में जैसे हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला लीफ में, तो यहाँ देखोगे आप, ये जो लीफ थी जहाँ जहाँ इस पर एक्सपोज्ड पार्ट था वो तो सब ब्लैक हो गया, क्योंकि वहाँ पे ग्लूकोज की फॉर्मेशन हुई थी, मतलब स्टार्च बन गया था। लेकिन यहाँ जो पार्ट
पे एल्यूमिनियम फॉयल था वो पार्ट पे कलर नहीं हुआ क्योंकि उस जगह पर स्टार्च था ही नहीं। अब सबसे एक चीज़ जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी कि फोटोसिंथेसिस में स्टार्च बनता है या ग्लूकोज बनता है। तो देखो, ग्लूकोज के जब दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं तो स्टार्च बनता है। लीफ में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसमें एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना। अब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जब बन गया और ऐसे ही बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनेंगे, सपोज कई सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होते रहेंगे एक से एक, और इसमें क्या होगा, स्टार्च की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसलिए हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। कंफ्यूज नहीं होना कि जब फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है तो हम स्टार्च का टेस्ट क्यों कर रहे हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, जब हमने एक लीफ के एक पोर्शन में एल्यूमिनियम फॉयल लगा दिया तो उस लीफ ने आयोडीन टेस्ट को फेल कर दिया उतनी जगह पर। तो इसका मतलब सनलाइट की भी ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, वरना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना पाएंगे। उसके बाद है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल। अभी तक हमने किस किस चीज़ को पहले, स्टार्च को पढ़ लिया कि लीफ में स्टार्च होता है, दूसरा पढ़ लिया कि लीफ को सनलाइट की ज़रूरत होती है। अब है लीफ को क्लोरोफिल की ज़रूरत है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो इसके लिए हमने क्या करा, हमने एक लीफ ली। अब हम लीफ कौन सी लेंगे, जैसे मनी प्लांट की देखिए आपने, मनी प्लांट की लीफ कहीं पे वाइट होती है, कहीं पर ग्रीन होती है। ऐसी कोई शेडेड प्लांट की लीफ, शेडेड लीफ लेंगे, जो जहाँ पर जिसमें कहीं पर तो ग्रीन कलर होगा, मतलब कहीं पर तो क्लोरोप्लास्ट होगा, कहीं पर नहीं होगा क्लोरोफिल। अब हमने इसको पहले की तरह ही वही करा, वॉश करा इसको बॉइल्ड वाटर में। उसके बाद इसको हमने अल्कोहल में बॉईल करा, वाटर बाथ में रखकर, फिर उसको वाटर से वॉश किया उस लीफ को। और फिर जब हमने उस पर स्टार्च का सॉल्यूशन डाला तो देखो, जिस जिस एरिया में ग्रीन कलर था सिर्फ वही एरिया ब्लू ब्लैक कलर का हुआ है स्टार्च की वजह से, क्योंकि जो वाइट कलर का एरिया था वहाँ पे स्टार्च है ही नहीं। मतलब ये जो पार्ट है यहाँ स्टार्च है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि ये नॉन ग्रीन कलर का है। और स्टार्च मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लोरोफिल में होता है, यहाँ क्लोरोफिल नहीं था, तो इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ये बात आ गई होगी समझ में। उसके बाद एक और एक्सपेरिमेंट है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब इसके लिए हमने क्या करा, हमने 2 प्लांट्स लिए और इसको धूप में रख दिया। अब उसके बाद इनको हम धूप में नहीं रखेंगे, हम इनको डार्क प्लेस में रखेंगे। अप्रॉक्स हमने 3 डेज़ के लिए हमने दोनों प्लांट्स को डार्क में रख दिया। अब डार्क में रखने के बाद हमने उनको एक वापस धूप में रखा, लेकिन धूप में रखने से पहले हमने उनको एक बेल जार में रख लिया। ये कहलाता है बेल जार, कांच का बना हुआ होता है। अब उसके बाद एक में हमने यहाँ पर KOH रख दिया। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की नेचर होती है, ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने लगता है। अब हमने इस बेल जार को यहाँ से एकदम इसके किनारों से यहाँ पे वेस्लीन या कुछ ऐसी चीज़ लगा दी जिससे कि एयर टाइट हो जाए, मतलब कोई भी एयर इसमें अंदर एंटर ना कर पाए। अब क्या होगा, अब 2-3 या 4 घंटे बाद हमने इसको हटाया और दोनों इस प्लांट से भी और इस प्लांट से भी इस प्लांट से भी और इस प्लांट से भी हमने एक लीफ को लिया और उसका जैसे हमने पहले टेस्ट किया था वाटर में वॉश करके, अल्कोहल में वॉश करके, अल्कोहल में बॉईल किया था, उसके बाद फिर वाटर से वॉश करके स्टार्च का टेस्ट किया, स्टार्च सॉल्यूशन का। तो देखा कि जिसमें हमने पेट्री डिश रखी थी KOH की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, उस वाले बेलजार के प्लांट में इस लीफ ने लीफ का कलर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, लेकिन इस वाले प्लांट का हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस KOH ने सारा का सारा जो भी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल था वो सब एब्जॉर्ब कर ली थी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्लांट का में कोई भी नो पॉजिटिव स्टार्च टेस्ट, तो मतलब उसने स्टार्च टेस्ट को नहीं दिया, लेकिन इस वाले ने दिया था। इसीलिए
हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब फोटोसिंथेसिस का क्यों आया नाम, क्योंकि जब हमने इसको 3 डेज डार्क रूम में रखा था तो इसमें जितना भी फूड था वो सब इसका यूटिलाइज हो गया, जो स्टोर्ड फूड था। अब स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज करने के बाद अब जब हमने इसको वापस धूप में रखा तो अब ये क्या करेगा, सनलाइट ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करेगा। लेकिन जब हमने यहाँ पर सॉरी एक मिनट, जब हमने यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं मिली, इसको मिली थी। तो इसने अपना फूड प्रिपेयर किया और इसकी लीफ ने स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव दिया, लेकिन इसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिली। धूप थी, पानी था, क्लोरोफिल था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, इसलिए इसने स्टार्च सॉल्यूशन से अपनी इसकी लीफ ने अपना कलर चेंज नहीं किया। अब आते हैं टू शो दैट ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक प्लांट लेंगे और उस प्लांट को एक बीकर में रख देंगे और उस बीकर में हमने एक ये फनल इन्वर्टेड पोजीशन में रख दिया। ये फनल है और इसको हमने, फनल तो देखिए ना आपने ऐसे होती है, इस फनल में हमने इन्वर्टेड पोजीशन में रखा प्लांट के ऊपर और सपोर्ट टू कीप फनल फ्रॉम, अब इस फनल को सपोर्ट देने के लिए रख दिया और इस फनल के ऊपर ये हमने एक टेस्ट ट्यूब को रख दिया। ये एक टेस्ट ट्यूब हो गई, इस टेस्ट ट्यूब को रख दिया। अब क्या हुआ, इसको जिस पानी में इस प्लांट को जिस वाटर में रखा था उसमें NaHCO3 था, तो NaHCO3 इसको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करेगा। यहाँ से इसको लाइट मिलेगी, ये देखो लाइट आ रही है, सनलाइट मिल गई इसको, इसके पास क्लोरोफिल है ही। कार्बन डाइऑक्साइड इसको इस वाटर से मिल जाएगी और वाटर इसको ऑलरेडी मिल ही रहा है। अब क्या होगा, थोड़ी देर में जब जैसी सनलाइट इसको मिलेगी ये बबल्स को प्रोड्यूस करेगा। बबल्स को क्यों प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में क्लोरोफिल और सनलाइट के साथ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिससे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। और वो यहाँ पे जो छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे ये ऑक्सीजन गैस के होंगे। तो इससे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे अमीबा का। न्यूट्रिशन एनिमल में पाँच स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस while the food is in the mouth, also known as a buccal cavity. buccal cavity जो हमारे माउथ की कैविटी होती है, such as chewing और grinding and swallowing of the food which sends to the onwards down to the digestive tract. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में सबसे पहले स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब फूड को इनटेक करना, इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड इंजेशन। तो यहाँ पे हमने खाने को मुंह में रखा, उसको च्यू किया, च्यू मतलब क्रश किया, और उसको फिर च्यू करने के बाद उसको सॉलो किया। सॉलो ग्राइंडिंग के भी कह सकते हैं, सॉलो मतलब सटकना, उस फूड को सॉलो किया। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चला गया, तो ये कहलाता है इंजेशन। इनटेक ऑफ फूड इज नोन एज इंजेशन। अब आता है डाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन देन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इनटू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। अब क्या है, डाइजेशन में क्या होता है, फूड जो हम फूड खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। अब इस कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हमें सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो ये कहलाता है ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड। ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन देन बी एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड इनटू द टिश्यू ऑफ द बॉडी। और जब वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा देन इट कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ठीक है, अब आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होगा, सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया था, इनटेक करने में फूड को हमने क्रश किया था, बड़े पोर्शंस को हमने स्मॉल पोर्शंस में कन्वर्ट किया था, डाइजेस्ट किया था, डाइजेस्ट करने में कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया था। एब्जॉर्प्शन मतलब फूड को एब्जॉर्ब करना। अब हमारे इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब मतलब अब ये सिंपलर सब्सटेंस है, ये हमारे ब्लड में जाना है। द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी फ्लूइड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। एक एलिमेंट्री कैनाल है, अभी हम आगे पढ़ेंगे।
द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, in which a small finger like projections are there which are called villi कहते हैं जिसको। they are minute finger like projections lined against the wall of small intestine। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है विली, जिसकी वजह से जिसमें ब्लड आता है और ये हमने जितना भी फूड खाया है वो डाइजेस्ट हुआ है वो हमारे ब्लड में मिक्स होता चला जाता है। अब आता है एसिमिलेशन, द प्रोसेस बाय विच केमिकल्स फ्रॉम फूड आर टेकन इनटू द सेल ऑफ द बॉडी आफ्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। द फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द ब्लड वेसल्स। अब क्या करा हमने बताया एब्जॉर्ब हो गया, तो ये ब्लड ने ही तो एब्जॉर्ब किया, मतलब ब्लड में फूड के पार्टिकल्स मिक्स हो गए। पार्टिकल्स मतलब जो भी फूड में कंटेंट था वो धीरे धीरे ब्लड में मिक्स हो गया। अब जो फूड हमारे, अब क्या करेगा ब्लड, इस फूड को लेके हमारी पूरी बॉडी में जाएगा और जहाँ जहाँ जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ वहाँ उसको ड्रॉप करके आता रहेगा। तो फूड का काम ही ब्लड का काम ही ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से ये न्यूट्रिएंट्स को लेके पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। अब आता है इजेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। इजेशन मतलब होता है अब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है, अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, उसको हमारी बॉडी से एनएस के थ्रू बाहर निकालना। तो दिस इज़ द 5 प्रोसेस। ये 5 प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट इज इंजेशन मतलब इनटेक ऑफ फूड, दूसरा डाइजेशन मतलब डाइजेशन ऑफ फूड, थर्ड इज एब्जॉर्प्शन मतलब फूड का एब्जॉर्ब होना और स्मॉल पार्ट्स में टूट के हमारे विली के थ्रू ये एब्जॉर्ब होता है। एसिमिलेशन, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाता है, ये ब्लड में जाता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, ब्लड इस एब्जॉर्ब फूड को पूरी बॉडी में पहुँचाता है। और इजेशन होता है जो भी अनएब्जॉर्ब फूड है या जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बाहर निकालना। तो ये न्यूट्रिशन में 5 प्रोसेस होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो हमने पहले पढ़ा था अमीबा में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, मतलब ये अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। तो अमीबा सेंसेस फूड, जैसे अमीबा को फूड दिखता है, इसके ये स्यूडोपोडिया होते हैं, ये देखो ये इस तरह से। तो ये जो होते हैं ये स्यूडोपोडिया होते हैं। तो इन्हीं के हेल्प से ये इसमें लोकोमोशन होता है। जैसे इसने इस फूड के पार्टिकल को देखा, ये रहा फूड का पार्टिकल, तो ये अब अपने स्यूडोपोडिया को ग्रो करेगा और इस फूड पार्टिकल को घेर लेगा। अब देखो ये देखो इसने यहाँ पे क्या करा, फूड के पार्टिकल को, स्यूडोपोडिया सराउंड्स द फूड। अब इसे फूड के पार्टिकल के चारों तरफ एक घेरा सा बना लिया, वैक्यूल टाइप। अब ये वैक्यूल बन गई, द फूड इज एनक्लोज इनटू ए फूड वैक्यूल। अब ये फूड वैक्यूल बन गई। अब एंजाइम्स आए और उसने इस वैक्यूल को ब्रेक डाउन किया, जिसमें से फूड सिक्रीट हुआ और उसको अमीबा ने यूटिलाइज कर लिया। अब जितना फूड उसे यूटिलाइज करना था वो एब्जॉर्ब कर लिया इसने। बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड का क्या हुआ, वापस से ये वैक्यूल में ही रहा। और अब ये जैसे इसने स्यूडोपोडिया बनाए थे और इस फूड मटेरियल को अपने अंदर लिया था, अब इसी तरह से ये अपने स्यूडोपोडिया को ऐसे करेगा कि ये फूड पार्टिकल, ये जो एक्स्ट्रा वेस्ट पार्टिकल है ये यहाँ पर रह जाए और यहाँ से बाहर चला जाएगा। एंड दिस इज़ हाउ अमीबा टेक इट्स न्यूट्रिशन। फिर से देखते हैं इसका डायग्राम। देखो सबसे पहला है न्यूक्लियस और फूड पार्टिकल। तो ये दोनों क्या है, इसने क्या करा, इनटेक ऑफ फूड है, यहाँ पे देखो इनटेक ऑफ फूड है, तो ये कहलाएगा, सबसे पहला क्या है इंजेशन। दूसरा है इसने क्या करा, फूड को यहाँ से ये करा, तो ये क्या आ गया, डाइजेशन, डाइजेस्ट कर लिया। अब थर्ड आता है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये इस फूड को डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब करेगा, इसमें जो भी यूज़फुल चीज़ें उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। तो ये क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होगा, ये जितना भी फूड काम का है उसको तो पूरी बॉडी में पहुँचा रहे हैं। देखो यहाँ से ये क्या करेगा, अब इस पूरी बॉडी से
यूज़फुल प्रोडक्ट्स को पहुंचा रहा है। तो ये हो गया एसिमिलेशन। और इजेशन, यहाँ से देखो इसने बाहर निकालना शुरू कर दिया, जो भी अनवांटेड फूड था या जो भी अनवांटेड मटेरियल था, इसको इसने कैसे बाहर निकाल दिया। तो ये प्रोसेस कहलाएगा इजेशन। तो अगर हमें ये 5 प्रोसेस का मतलब पता है, व्हाट इज़ इंजेशन, व्हाट इज़ absorption, what is digestion, what is absorption, assimilation and egestion, तभी हम इसको समझ पाएंगे। ये था अभी तक का जो हमने पढ़ना था। अब हम अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि फूड हमारी बॉडी में कैसे एब्जॉर्ब होता है। अभी तो हमने प्लांट को देखा कि प्लांट्स ने कैसे फूड बनाया और अमीबा ने अपने फूड को कैसे प्रिपेयर किया। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बॉडी में फूड का फॉर्मेशन कैसे होती है, फूड को का इंटेक कैसे होता है वो पूरी बॉडी में। ये जो 5 प्रोसेस से इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये कैसे होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड्स को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे, जिससे कि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। गुड बाय स्टूडेंट्स।